मेरी रगों में खून जैसे मुंजमद होकर रह गया। शदीद सर्दी की लहर ने मुझे अपनी लपेट में ले रखा था। मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा कभी कैप्टन गोपाल और कभी सीता की तरफ देख रहा था। सीता के होंठों पर अब भी बड़ी दिलफरेब मुस्कुराहट थी, लेकिन इस वक्त मुझे उसकी मुस्कुराहट बड़ी मकरूह लग रही थी। कैप्टन गोपाल की पिस्तौल का रुख अब भी मेरी तरफ था। वेल्डन सीता, कैप्टन गोपाल के होंठों को हरकत हुई। तुमने वाकई वो काम कर दिखाया जो हमारे बड़े बड़े सूरमा भी नहीं कर सकते। इसने वाकई हमारी सरकार और हमारी सेना को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। इसकी जिंदा या मुर्दा गिरफ्तारी पर सरकार की तरफ से करोड़ों रुपए के इनामात मुकर्रर हैं। ये इनामात तुम्हें मिलेंगे और तुम बिलाशुबा हिंदुस्तान की सबसे दौलतमंद औरत बन जाओगी। वो खामोश होकर मेरी तरफ देखने लगा। उसकी आंखों से नफरत और इंतकाम की चिंगारियां बरस रही थीं। उसके पिस्तौल का रुख अब भी मेरी तरफ था। वो एक बार फिर सीता की तरफ मुतवज्जा हो गया। लेकिन मुझे हैरत है कि तुम इस तक कैसे पहुंच गई और इसे आसानी से किस तरह काबू कर लिया। ये एक लंबी कहानी है, सीता ने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। मैं यहाँ से यह अहद करके निकली थी कि या तो इसे और अंगूरी को पकड़ कर लाऊंगी या अपनी जान दे दूंगी। अंगूरी मेरे वहाँ पहुँचने से पहले ही मारी जा चुकी थी। मैं डोडा के करीब अपनी मामा की बस्ती में थी। इस दौरान मैंने जम्मू और डोडा में मुजाहिदीन से रब्ता करने की कोशिश की। मैं मुजाहिदीन के तवस्सुत से इस तक पहुँचना चाहती थी, लेकिन मुझे कामयाबी नहीं हुई। वो चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, और फिर ये इत्तेफाक से मुझे बस्ती के करीब पहाड़ियों में बेहोश पड़ा हुआ मिल गया। ये जख्मी था। मैं इसे उठाकर गार में ले गई। मेरा ख्याल था कि मैं इसके जरिए शमरोज तक पहुँचने में कामयाब हो जाऊंगी। मैंने इसे गार में छुपाए रखा। बस्ती के एक बूढ़े मुसलमान के जरिए इसका इलाज करवाया और इसके खाने पीने का ख्याल रखा। मैं ये समझती रही थी कि ये कोई आम कश्मीरी मुजाहिद है जो जख्मी होकर इस तरफ निकला था, लेकिन ये इंकशाफ मेरे लिए खासा सनसनीखेज साबित हुआ कि यही वो खतरनाक अगरवादी है जिसकी मुझे तलाश थी। भगवान ने इसे पके हुए फल की तरह मेरी झोली में डाल दिया था। मैं इसकी सेवा करती रही। मैंने इसे ज़िंदगी की एक ऐसी लज्जत से रोशनास करा दिया कि ये मेरा ख्याल अपने जहन से न निकाल सके। मैं इसे ये बावर कराने में कामयाब हो गई कि हिंदू होते हुए भी मुझे हिंदुओं से शदीद नफरत है। कश्मीर के हवाले से अपनी सरकार की पॉलिसियों से भी इख्तिलाफ है। मैं आज़ादी को कश्मीरी मुसलमानों का हक समझती थी। मैंने इसे बावर करा दिया कि मैं कश्मीरी मुसलमानों को हक बजानिब समझती हूँ और हिंदू साम्राज्य के खिलाफ इसके शाना बशाना लड़ना चाहती हूँ। इसने मेरी बातों का यकीन कर लिया। यह अब तंदुरुस्त हो चुका था, लेकिन इससे पहले कि मैं कोई अगला कदम उठाती, गार के करीब चश्मे पर मुझे 2 हिंदू सैनिकों ने घेर लिया। वो मुझे अकेले पाकर मेरे साथ बलात्कार करना चाहते थे, लेकिन इसने मुझे बचाया और वो दोनों फौजी हमारे हाथों मारे गए और फिर यहीं से हालात मेरे हाथ से निकलने लगे। मेरा ख्याल था कि मैं इसे किसी न किसी तरह वहाँ से निकाल लाऊंगी, लेकिन वहाँ मुजाहिदीन की एक और पार्टी सरगर्म थी। उन्होंने भारतीय फौजी अफसरों के कत्ल का मंसूबा बना रखा था। मैं इसे दूर रखना चाहती थी, मगर ये इन मुजाहिदीन से रब्ता करने में कामयाब हो गया और फिर मैं भी इस ग्रोह में शामिल हो गई। मेरा ख्याल था कि मैं वक्त से पहले भारतीय फौजियों को इस साजिश से आगाह कर दूंगी, लेकिन मुझे मौका नहीं मिल सका। और फिर मानसर झील पर जिस तरह कत्लेआम हुआ, वो खौफनाक मंजर मैं ज़िंदगी भर नहीं भुला सकूंगी। एक बार फिर कश्मीर की तरफ वापस जाना चाहता था, मगर एक मेरी कोशिश और फिर हालात ने इसे इस तरफ जाने से बाज रखा और हम किसी न किसी तरह जम्मू से निकलकर पठानकोट पहुंच गए। वो चंद लम्हों को खामोश हुई और फिर पठानकोट से यहाँ तक के हालात बताने लगी। तुम वाकई बहादुर लड़की हो भारतीय नारी, कैप्टन गोपाल ने उसके खामोश होने पर कहा। इसकी गिरफ्तारी पर नकद इनामात के अलावा तुम महावीर चक्र की भी हकदार हो। शायद तुम ये भूल गए हो कि महावीर चक्र किसी जिंदा इंसान को नहीं दिया जाता। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, ये दुरुस्त है, लेकिन अगर मेरे इख्तियार में होता तो मैं तुम्हें इससे भी बड़ा अवार्ड देता। कैप्टन गोपाल ने कहा। मैं अपनी जगह पर बेहिस्सो हरकत खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। मुझे अपने आप पर तैश आ रहा था कि किस कदर आसानी से बेवकूफ़ बन गया। सीता ने अपने आप को कश्मीरी मुसलमानों का हमदर्द जाहिर करके मुझे अपने हुस्न शबाब के जाल में जकड़ लिया था और बड़ी खूबसूरती से मुझे वहाँ से निकाल लाई थी। औरत, खूबसूरत औरत वाकई अपने अंदर बड़ी ताकत रखती है जो काम बड़े से बड़े सूरमा नहीं कर सकते, वो एक खूबसूरत औरत बड़ी आसानी से कर डालती है। और मर्द ख्वाह कितना ही बहादुर क्यों ना हो, औरत के हुस्न के जाल में फंस कर बेवकूफ़ बन जाता है। यही सब कुछ मेरे साथ हुआ था। मैं कितनी आसानी से बेवकूफ़ बन गया था, लेकिन मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि मैं इसकी बातों में क्यों आ गया। वो दोनों हंस हंस कर बातें कर रहे थे और मैं मौके की तलाश में था और बिलाखिर मुझे मौका मिल गया। कैप्टन गोपाल की तवज्जो एक लम्हे को मेरी तरफ से हटी थी और मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए कैप्टन पर छलांग लगा दी। मेरे पैर की ठोकर पूरी कुव्वत से इसके पिस्तौल वाले हाथ पर लगी। पिस्तौल उसके हाथ से छूटकर हवा में उड़ता हुआ सोफों के पीछे कहीं जा गिरा। इससे पहले कि कैप्टन गोपाल इस झटके से संभल सकता, मैंने उसकी गर्दन पर हाथ डाल दिया और उसे साल लेता हुआ दरमियान में रखी हुई शीशे की टॉप वाली कॉफ़ी टेबल पर गिरा। एक ज़ोरदार छनाके की आवाज़ उभरी। शीशे के साथ मेज़ भी हम दोनों
दोनों के बोझ से टूट गया। टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा मेरे बाएं बाजू पर कोहनी से ज़रा ऊपर लगा, खाल कट गई और खून रिसने लगा। मेज़ टूटने से हम इस पर गिरे थे कि कैप्टन गोपाल मेरे ऊपर आ गया। टूटे हुए शीशे से इसके बाजू पर भी कट लग गया था, जिससे खून बहने लगा था, लेकिन मेरी तरह उसने भी तकलीफ की परवाह नहीं की थी। वो मेरे गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश करते हुए मुझे रुगेद रहा था। मैंने पूरी कुव्वत से उसे एक तरफ ऊंट दिया और फिर बड़ी फुर्ती से उठकर इस पर ठोकरों की बारिश कर दी, लेकिन वो जल्द ही संभल गया। इसने मेरा पैर पकड़कर जोरदार झटका दिया। मैं लड़खड़ा कर गिरा और इससे पहले कि संभल सकता गोपाल ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी और मुझे रुगेदता हुआ दूर तक ले गया। कैप्टन गोपाल एक बार फिर मेरे ऊपर था और मेरे गले पर गिरफ्त जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस मर्तबा भी मैंने उसकी कोशिश कामयाब नहीं होने दी और उसे दोनों पैरों पर उठाकर उछाल दिया। वो उल्टी कलाबाजी खाता हुआ पिछली तरफ सोफे पर गिरा। मैंने भी उठकर छलांग लगा दी। सोफा हम दोनों की बोझ से उलट गया। हम दोनों एक दूसरे को रुगेदते हुए दीवार के करीब पहुंच गए। सीता खामोश तमाशाई की तरह एक तरफ खड़ी है, सब कुछ देख रही थी। मुझे हैरत थी कि वो अपने साथी कैप्टन गोपाल की मदद क्यों नहीं कर रही थी। मुझे ये एतराफ़ करने में कोई झिझक नहीं कि कैप्टन गोपाल में सांड जैसी ताकत भरी हुई थी। ताकत के हवाले से मेरा और उसका कोई मुकाबला नहीं था, लेकिन ये ज़िंदगी और मौत का खेल था। मेरी कमज़ोरी मेरी शिकस्त का बाइस बन सकती थी और इस शिकस्त का अंजाम भी मैं अच्छी तरह जानता था। मैं अपने आप को गोपाल की गिरफ्त से छुड़ाने में कामयाब हो गया और फिर मैंने इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। कैप्टन गोपाल को मौका मिल गया और वह उठकर खड़ा हो गया। अब हम एक दूसरे पर लाते और घोंसे बरसा रहे थे। एक मर्तबा मौका पाकर गोपाल मुझसे लिपट गया और मुझे धकेलता हुआ दीवार तक ले गया। गोपाल मेरा सर दीवार से टकरा रहा था। हर टक्कर पर मेरे मुंह से करार निकल जाती थी। उसने मेरे बाल मुट्ठी में जकड़ रखे थे। मैंने उसकी बगल में एक दो घोंसे लगाए थे, मगर इन घोंसों में शायद इतनी ताकत नहीं थी कि गोपाल पर इसका कोई असर हो। मैंने गोपाल की टांगों के बीच में घुटने से ज़रब लगाई। वो करा उठा। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाने की कोशिश की, मगर कामयाब नहीं हो सका। कैप्टन गोपाल ने एक बार फिर मुझे दबोच लिया। गोपाल पर गोया जुनून तारी हो चुका था। वो मुझ पर लाते और घोंसे बरसा रहा था। मैं सिर्फ अपना दफा कर रहा था। पीछे हटते हुए मैं एक कुर्सी से टकराकर पुश्त के बल गिरा और गोपाल ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। इस मर्तबा मेरा गला उसकी गिरफ्त में आ गया। इसके दोनों अंगूठे मेरे नरखरे पर थे और दबाव बढ़ता जा रहा था। मैं गिरफ्त छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी गिरफ्त मजबूत से मजबूत तर होती जा रही थी। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। आंखें हल्कों से उबलने लगी। अपने आप को छुड़ाने की मेरी आखिरी कोशिश भी नाकाम हो चुकी थी। कैप्टन गोपाल पर वाकई जुनून तारी था। वो मुझे गला घोंट कर मार डालना चाहता था। इसी वक्त सीता की आवाज़ मेरी समाज से टकराई। ये आवाज़ मुझे मीलों दूर से आती हुई महसूस हुई। गोपाल छोड़ दो इसे, मैं कहती हूँ छोड़ दो इसे। मगर कैप्टन गोपाल पागल हो गया था। मेरे गले पर उसकी गिरफ्त कुछ और बढ़ गई। सीता की चीखती हुई आवाज़ें मेरी समाज से टकरा रही थीं और फिर कैप्टन गोपाल के मुंह से एक कराह खारिज हुई। मेरे गले पर इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने धुंधलाई हुई नज़रों से सीता की तरफ देखा। उसके हाथ में कॉफ़ी टेबल का टूटा हुआ पाया था, जिससे इसने गोपाल के सर पर ज़रब लगाई थी। सीता का हाथ ऊपर को उठा हुआ था। उसने दूसरी ज़रब लगाई, लेकिन इस मर्तबा वार सर की बजाय उसके कांधे पर पड़ा। गोपाल के हाथ मेरे गले से हट गए। मेरी आंखों के सामने से छाई हुई धुंध छटने लगी। मैं गहरे गहरे सांस लेने लगा। शमरोज उठो, सीता की चीखती हुई आवाज़ मेरी समाज से टकराई। मारो इसे, मार डालो इसे। मैं सर को ज़ोर ज़ोर से झटके देने लगा। कैप्टन गोपाल अब भी मेरे सीने पर सवार था। मैंने इसे एक तरफ गिरा दिया और उठने की कोशिश करने लगा। गोपाल ने मेरे मुंह पर घोंसा रसीद कर दिया। घोंसा इस कदर ज़ोरदार था कि मेरा दिमाग झंझना उठा। सीता ने हाथ में पकड़े हुए कॉफ़ी टेबल के पास से कैप्टन गोपाल के कांधों पर 2-3 ज़रबें लगाईं। कैप्टन गोपाल के मुंह से गंदी गालियाँ निकलने लगीं और फिर ये गालियाँ खरखराहटों में तब्दील हो गईं। वो मुझे छोड़कर सीता की तरफ लपका और इस पर ठोकरों की बारिश कर दी। सीता की चीखें कमरे में गूंजने लगीं। मैंने सर को 2-3 झटके दिए। मेरे हवास बहाल होने लगे और फिर मैंने कैप्टन गोपाल पर छलांग लगा दी और इसे रुगेदता हुआ दूर तक ले गया। लेकिन कैप्टन गोपाल को एक बार फिर मौका मिल गया और वो मुझे नीचे गिराकर मेरे जिस्म पर ठोकरें बरसाने लगा। बस गोपाल, सीता की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। इसे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। हट जाओ सीता, मैं इस अगरवादी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कैप्टन गोपाल मुझे एक और ठोकर मारते हुए गुर्राया। कमरा फायर की आवाज़ से गूंज उठा। इसके साथ ही सीता की गुर्राती हुई आवाज़ सुनाई दी। अब अगर तुम पीछे न हटे तो दूसरी गोली तुम्हारी खोपड़ी में लगेगी। कैप्टन गोपाल मुझे घोंसा मारने जा रहा था, लेकिन उसका उठा हुआ हाथ रुक गया। ये क्या कर रही हो तुम? वो सीता की तरफ देखकर गुर्राया। तुम एक आतंकवादी को बचाने की कोशिश कर रही हो। ये ना तो आतंकवादी है और ना अगरवादी। सीता ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा।
आतंकवादी और अगरवादी दहशतगर्द और बागी को कहते हैं। ये ना तो दहशतगर्द है और ना ही बागी है, ये तो अपनी मादर गेथी को गासिबों के चंगुल से छुड़ाने के लिए आज़ादी की जंग लड़ रहा है। ये अपने वतन की तहरीक आज़ादी का एक दलेर और बेबाक मुजाहिद है, एक ऐसा मुजाहिद जिस पर इसकी कौम बजा तौर पर फख्र कर सकती है। तुम्हारे सैनिकों पर तो इसके नाम की दहशत है, इसका मुजाहिरा मैं अपनी आंखों से देख चुकी हूँ। इसका नाम सुनकर तुम्हारी सेना के बड़े बड़े जर्नैलों के पेशाब खता हो जाते हैं। मैंने तुम्हें इस पर हाथ उठाने का मौका दिया जिसका मुझे अफसोस है। क्या बकवास कर रही हो सीता? कैप्टन गोपाल चीखा। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुरख रहा था। तुम एक आतंकवादी की हिमायत कर रही हो, एक अगरवादी की हिमायत में तुम हिंदुस्तानी फौज के एक ऑफिसर पर पिस्तौल उठाया है जिसका अंजाम तुम जानती हो। बहुत अच्छी तरह सीता मुस्कुराई। मैं यहाँ से कश्मीर की तरफ गई तो इसी मकसद के लिए थी कि शमरोज को गिरफ्तार करके लाऊं। मैं अपने मकसद में कामयाब भी हो गई हूँ, लेकिन वहाँ मैंने जो कुछ भी देखा है इससे मेरे दिल में भारतीय फौज के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई है। इतने मजालिम तो हिटलर ने भी यहूदियों पर नहीं तोड़े होंगे जितने भारतीय फौज कश्मीर के निहत्थे और मजलूम मुसलमानों पर ढा रही है। हथियारों की तलाश के बहाने इनके घरों को लूटा जा रहा है, मुजाहिदीन को पनाह देने के इल्जाम में इनकी बस्तियों को जलाकर राख किया जा रहा है, मासूम बेगुनाह लोगों को बेदर्दी से मौत के घाट उतारा जा रहा है, औरतों और कम उम्र लड़कियों की इज्तिमाई आबरूरेजी का शिकार बनाया जाता है। भारतीय फौजियों ने कश्मीर को एक शिकारगाह बना रखा है। इंसान नहीं, भेड़िए और दरिंदे हैं जिनके मुंह को इंसानी खून लग गया है। सीता, कैप्टन गोपाल एक बार फिर चीखा। तुम बहक रही हो? हाँ, मैं बहक रही हूँ, सीता ने जवाब दिया। मुझे भारतीय फौज से नफरत तो उस रोज़ हो गई थी जब तुमने मुझे अपनी हवस का निशाना बनाया था, और जब मैंने कश्मीर में ये सब कुछ होते देखा तो मुझे इन भारतीय फौजियों से और भी शदीद नफरत हो गई। तुम गलती कर रही हो सीता, कैप्टन गोपाल ने कहा। तुम जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल से वाकिफ़ नहीं हो। जो इन लोगों ने हमारे हिंदुओं के साथ किया वो तुम नहीं जानती। इन्होंने हमारी सेनाओं को जो नुकसान पहुंचाया है तुम इससे भी वाकिफ़ नहीं हो। ये मजलूम नहीं है, इन्हें किसी हमदर्दी का मुस्तहिक मत समझो। ये लोग कश्मीर को भारत से अलग करना चाहते हैं, इन्हें पाकिस्तान की आशीर्वाद हासिल है, लेकिन कश्मीर भारत का अटूट अंग है, इसे किसी सूरत भी अलग नहीं किया जा सकता। ये बागी हैं और इन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। तुमने एक बागी के हक में एक हिंदुस्तानी फौजी ऑफिसर पर पिस्तौल उठाकर बहुत बड़ी गलती की है। इससे पहले कि बात आगे बढ़े, ये पिस्तौल मेरे हवाले कर दो। तुमने जो कुछ भी किया है और कहा है मैं इसे भूल जाऊंगा। इसकी गिरफ्तारी पर तुम अब भी इनाम की हकदार रहोगी। तुम्हें बेहिसाब। हिसाब पर याद आया, सीता ने इसकी बात काट दी। मुझे तो अभी तुमसे भी हिसाब किताब करना है। तुम जानते हो तुमने मुझे किस तरह हवस का निशाना बनाया था। अपना दोष एक बेगुनाह मुसलमान के कांधों पर डालकर उसे पुलिस के जरिए मौत के घाट उतार दिया था। मैं सब कुछ भूल ही नहीं हूँ। अब हिसाब किताब का वक्त आ गया है। अपने कपड़े उतार दो। क्या? कैप्टन गोपाल उछल पड़ा। क्या कह रही हो तुम? मेरा मतलब वही है जो कुछ मैंने कहा, सीता बोली। अपने कपड़े उतारो। कैप्टन गोपाल की आंखों में वहशत सी भर गई। मैं भी अपनी जगह पर बेहिसो हरकत खड़ा सीता की तरफ देख रहा था। मुझे इस बात पर हैरत नहीं थी कि सीता ने गोपाल को कपड़े उतारने को क्यों कहा था और वो इसके साथ क्या करना चाहती थी। हैरत तो इसके तर्ज अमल पर थी। थोड़ी देर पहले इसने मुझे प्लेट में सजाकर कैप्टन गोपाल के सामने पेश कर दिया था। है ये खतरनाक तरीन कश्मीर अगरवादी जिसने कश्मीर में भारतीय फौज को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है। और इस वक्त ये बात भी वाज़ेह हो गई थी कि वो माज मुझे फांसने के लिए यहाँ से कश्मीर गई थी और अपने मकसद में कामयाब भी हो गई थी। वो मुझे यहाँ तक ले आई थी और इसने मुझे कैप्टन गोपाल के सामने पेश भी कर दिया था। और जब कैप्टन गोपाल गला घोंटकर मुझे मार डालना चाहता था तो इसने ना सिर्फ मुझे बचा लिया बल्कि कैप्टन गोपाल पर गोली भी चला दी थी और एक बार फिर मेरी और कश्मीरी मुसलमानों की हमदर्द बन गई थी। क्या ये भी उसकी कोई चाल थी? कैप्टन गोपाल ने बताया था कि मेरी गिरफ्तारी पर उसे करोड़ों रुपए इनाम मिलेंगे और हो सकता है सीता के ज़हन में ये ख्याल आया हो कि कैप्टन गोपाल मुझे कहीं खुद तो हुक्काम के सामने पेश नहीं करना चाहता ताकि इनाम की रकम खुद हासिल कर सके। हो सकता है यही सब कुछ सोचकर उसने पैंतरा बदला हो और एक बार फिर मेरी हमदर्द बन गई हो। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ सकी कि वो कैप्टन गोपाल के कपड़े क्यों उतरवाना चाहती थी। सुना नहीं तुमने कैप्टन गोपाल? सीता एक बार फिर चीखी। मैंने तुम्हें कहा था कि कपड़े उतारो और तुमने अभी तक मेरे हुक्म की तामील नहीं की। तुम पागल हो गई हो, कैप्टन गोपाल बोला। वो और भी कुछ कहना चाहता था मगर सीता ने फायर कर दिया। गोली कैप्टन गोपाल के पैरों पर लगी, वह उछल पड़ा। कैप्टन गोपाल चीखता हुआ कालीन पर लौटने लगा। उसकी टांगों से खून का फवारा उबल पड़ा था और खून कालीन को गंदा कर रहा था। सीता के हाथ भी खून आलूद थे। उसने एक बार फिर नफरत भरी नजरों से कैप्टन गोपाल की तरफ देखा और हाथ धोने के लिए बाथरूम की तरफ चली गई। कैप्टन गोपाल तकरीबन 15 मिनट तक मचलता रहा। उसने किसी न किसी तरह निक्कर पहन ली और 2 मिनट के अंदर अंदर निक्कर भी खून से तर हो गई। सीता अभी तक कमरे ही में थी। मैंने एक नज़र कैप्टन गोपाल की तरफ
देखा और सोफे पर पड़ा हुआ पिस्तौल उठाकर उसी कमरे में आ गया जहाँ सीता थी। मेरा ख्याल था कि वो बाथरूम में होगी, मगर वो बेड पर पड़ी गहरे गहरे सांस ले रही थी। तुमने उसके साथ बहुत ज्यादती की है, मैंने सीता की तरफ देखते हुए कहा। ज्यादती सीता के लहजे में बेपनाह सर्द मोहरी थी। मेरा तो दिल चाहता उसके टुकड़े करके गोश्त कुत्तों को खिला दूं, लेकिन ये सज़ा ऐसी है कि वो ज़िंदगी के आखिरी लम्हों तक इसे भूल नहीं सकेगा। हम अभी बातें कर रहे थे कि बाहर से आहट सुनकर चौंक गए। आवाज़ ऐसी थी जैसे बरामदे का जाली वाला दरवाज़ा धड़ से बंद हुआ हो। सीता उछलकर बेड से उतर गई, मैं भी उसके साथ बाहर की तरफ लपका। कैप्टन गोपाल सिंह हॉल वाले कमरे में नहीं था जहां हम इसे छोड़ कर गए थे। मैंने इधर उधर देखा, वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सीता ने मेरे हाथ से पिस्तौल झपट लिया और बाहर की तरफ दौड़ी। मैं भी इसके पीछे ही लपका। कैप्टन गोपाल झुककर लड़खड़ाता हुआ बाहर वाले गेट की तरफ दौड़ रहा था। सीता ने पोर्च में छलांग लगा दी और पिस्तौल को दोनों हाथों से पकड़कर पे दर पे ट्रिगर दबाती चली गई। 3 गोलियां चली थी और तीनों की तीनों कैप्टन गोपाल की पुश्त में पेवस्त हो गई। वो लट्टू की तरह घूम कर गिरा और तड़पने लगा। उसके मुंह से निकलने वाली चीख बड़ी खौफनाक थी। गोलियों और गोपाल की चीखों की आवाज़ रात के सन्नाटे में दूर तक फैल गई थी। मैंने भी सीता के पीछे गेट की तरफ छलांग लगा दी। उस जगह बरामदे के बल्ब की मदम सी रोशनी पहुंच रही थी। मैंने झुककर देखा, 2 गोलियां इसकी पुश्त पर लगी थी और एक गर्दन में। वो बेहिसो हरकत हो चुका था। सीता ने इस पर थूक दिया और इसको एक ठोकर मारकर पीछे हट गई। मुझे यकीन है कि कश्मीर में भी भारतीय सैनिकों को पीठ पर ही गोलियां लगती होंगी। वो बिड़बिड़ाई। ज़्यादातर मैंने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, रात के सन्नाटे में गोलियों की आवाज़ दूर तक गूंजी होगी। अगर कोई पता करने इस तरफ आ गया तो? ये महाराज प्रताप सिंह की हवेली है, सीता ने जवाब दिया। यहाँ कुछ भी हो जाए कोई इस तरफ आकर दरवाजे पर दस्तक नहीं देगा। अब इस लाश का क्या किया जाए, मैंने पूछा। हवेली के पीछे बहुत जगह है, कहीं भी गड्ढा खोद कर डाल देंगे, उसने जवाब दिया। और फिर कुछ ही देर बाद हम लाश को घसीट कर हवेली की पिछली तरफ ले गए। यहाँ वसी और रीस कंपाउंड था। 4 दीवारी के साथ साथ कतार दर कतार नारियल के ऊंचे दरख्त थे जो तेज हवा से एक तरफ झुके जा रहे थे। सीता मुझे वहीं रुकने को कहकर पिछले दरवाजे से हवेली में चली गई। कुछ ही देर बाद वो एक गेंती और बेलचा ले आई। हमने दीवार के करीब जगह का इंतखाब किया और मैंने गेंती से खुदाई शुरू कर दी। जमीन नरम थी, 6 फीट लंबा और 3 फीट गहरा गड्ढा खोदने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त नहीं लगा। कैप्टन गोपाल की लाश उस गड्ढे में डालकर जमीन बराबर कर दी गई। ताज़ा खुदी हुई जमीन देखकर किसी को शुबा तो नहीं होगा, मैंने हाथ झाड़ते हुए कहा। राजों महाराजाओं की हवेली और महलात अपने अंदर पता नहीं कैसे कैसे राज छुपाए हुए हैं। ये तो एक लाश है जिसे ज़मीन ने निगल लिया, अब इसके बारे में कौन जान सकेगा, सीता ने जवाब दिया। और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोली, मैं इसे जान से नहीं मारना चाहती थी। इसने भागने की कोशिश करके खुद ही अपनी मौत को दावत दी थी। अगर ये निकलने में कामयाब हो जाता तो हमारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े हो जाते। अभी तुमने कहा था कि मैं इसे जान से नहीं मारना चाहती थी। मैंने कहा, क्या तुम इसे जिंदा छोड़ देती? क्या इस सूरत हाल में ये हमारे लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े नहीं कर सकता था? मैं इसे इस तरह यहाँ से जाने की इजाज़त देती कि ये ज़िंदगी भर अपनी ज़ुबान बंद रखता। आओ अंदर चलते हैं, सीता ने कहा। हम हवेली के पिछले दरवाजे से अंदर आ गए। सीता ने मुझसे बेलचा और गेंती लेकर स्टोर रूम में डाल दिए। हॉल कमरे का सारा सामान उलट पलट हो रहा था। सेंट्रल टेबल टूट जाने से शीशे की किरचियाँ इधर उधर बिखरी हुई थी और कालीन पर चारों तरफ खून फैला हुआ था। हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी, सीता ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद हम आराम से बैठकर चाय पियेंगे और गपशप करेंगे। हमने फर्नीचर वगैरह अलग हटाकर कालीन को रोल कर दिया। इससे पहले टूटी हुई कॉफ़ी टेबल और शीशे के बड़े बड़े टुकड़े उठाकर एक तरफ डाल दिए। कालीन खासा वजनी था, उसे घसीट कर छत तक ले जाने में हम दोनों पसीने में नहा गए। वापिस आकर हमने फर्नीचर सेट किया। सीता एक सोफे पर बैठकर गहरे गहरे सांस लेने लगी। कैप्टन गोपाल से हाथापाई में इसका ब्लाउज सामने से फट गया था और इसके सीने का जीरो बम बहुत खतरनाक सूरत इख्तियार किए हुए था। मैं उससे नजरें चुराने लगा। मैं नहाकर कपड़े बदल लूँ फिर चाय बनाती हूँ, सीता कहते हुए उठ गई। मैं भी फौरन ही उठ गया और इससे पहले ही कमरे में घुसकर बैग में से अपने कपड़े निकालने लगा। मैंने सोचा था कि इस दौरान मैं भी दूसरे कमरे के बाथरूम में जाकर नहा लूंगा। मैं भी बैग में से कपड़े निकाल ही रहा था कि खट की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सीता अंदर आकर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी और ऊपर वाली चटखनी लगा रही थी और इसके होंठों पर बड़ी कातिलाना मुस्कुराहट थी। हम दोनों इस बेडरूम में बैठे हुए थे जिसे हमने रात गुजारने के लिए मुंतखब किया था। ये वही कमरा था जहाँ हवेली में दाखिल होने के बाद हम सबसे पहले आए थे। इन कमरों में दीवार पर औरतों की रंगीन शर्मनाक तस्वीरें आवेज़ा थी। मैंने बैठने से पहले इन तस्वीरों वाले फ्रेम उलट दिए थे। तो दोस्तों, अगली किस्त सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको सबसे पहले मिलती रहें।